हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा जो भी 2025-26 में आपका होने वाला है, हम लोगों का जो झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है सीरीज में 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान से आपको इस परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और अभी तक हम लोगों ने जो है 14 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। आपने सारा वीडियो को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज जब तक आपका परीक्षा नहीं खत्म हो जाता तब तक हमारा डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिलते रहेगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो की जो हमारा लाइक का टारगेट है, प्रत्येक वीडियो की भांति 40 लाइक का टारगेट है, आप लोग को 40 लाइक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न में से पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था। अब देखिए, 1789 इतिहास का बात हो रहा है, तो 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक व्यक्ति ने जो है हिम्मत किया था हथियार उठाने का, और वो कौन थे? बाबा तिलका मांझी थे। ठीक है, बाबा तिलका मांझी ने जो है 1789 में जो है अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का जो है साहस किया था। और इनका जन्म जो है तिलकपुर गांव में 1750 ईस्वी में हुआ था। अगर यदि आपसे पूछ दे कि इनका जन्म कब हुआ था तो 1750 ईस्वी में तिलकपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए, बाबा तिलका मांझी जो है अपने समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, गुरिल्ला युद्ध भी ये करते थे। और इनका सबसे प्रचलित एक काम जो हुआ था, ये जब विद्रोह करते थे ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये जो कुछ भी किन्हीं को अगर यदि कुछ लेटर भेजना होता था, कुछ बात बताना होता था, तो साल के पत्ता पर ये लिख के भेजते थे। ठीक है, साल के पत्ता पर लिख के भेजते थे कोई भी जानकारी। तो ये भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जाएगा कि तिलका मांझी जो थे अपना कोई भी मैसेज जो है लोगों तक कैसे पहुँचाते थे, तो साल के पत्ते पर लिख के पहुँचाते थे। ये प्रश्न है आपका, आपने इसी प्रैक्टिस सेट में देखा होगा। अभी तक जो आपने सारा वीडियो देखा होगा, अगर यदि मेरा वाला ये वाला, तो आपको ये प्रश्न मिला होगा। ठीक है ना, तो चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार नागपुरी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी। अब देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, कांस फिल्म फेस्टिवल, इसमें नागपुरी फिल्म की पहली बार जो है स्क्रीनिंग हुई थी। अब यहाँ पे दो फिल्म का नाम दिया गया है नागपुरी का, लोहरदगा और फुलमनिया। अब इसमें से किसका स्क्रीनिंग हुआ था, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए, इसका आंसर जब का हो जाएगा, दोनों का स्क्रीनिंग हुआ था। कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है लोहरदगा और फुलमनिया जो मूवी बना हुआ है नागपुरी में, ये दोनों का क्या हुआ था? स्क्रीनिंग हुआ था। किसमें? कांस फिल्म फेस्टिवल में। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 43 पूछ रहा है कि झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी जिला स्तरीय सेंटर कहाँ कहाँ है। तो झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर कहाँ कहाँ पर है, तो 43 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धनबाद में है, देवघर में है और जमशेदपुर। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग जो है बहुत मस्ट है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि अगर यदि किसी भी तरह की आपदा अगर यदि होने वाली है, आने वाली है, तो ये जानकारी पहले से पता हो जाता है। और अगर यदि किसी कारण उसको आपदा आ भी किया तो उसे निपटने के लिए सारे विभाग क्या करते हैं? काम करते हैं। अगला सवाल देखिए, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, पूछ रहा है कि झारखंड में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, इसमें एक मुख्य आंदोलन था खरवार आंदोलन। और खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे, ये कौन थे, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, भागीरथ मांझी। देखिए, झारखंड में 1874 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन जो है वो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1974। नहीं, सॉरी, हम गलत बता दिए ना, 1874 हो जाएगा। ठीक है, 1874। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सिधो कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है। सिधो कान्हू जो है, अब यहाँ 4 विद्रोह दिया हुआ है, संथाल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, खरवार विद्रोह है, चुवाड़ विद्रोह है। तो सिधो कान्हू का जो संबंध था वो किस विद्रोह से था, तो वो था आपका संथाल विद्रोह से। ठीक है, सिधो कान्हू जो है संथाल विद्रोह से संबंध थे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये जो है 1855 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था सिधो कान्हू संथाल विद्रोह, तो 1855 में ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, और इसका जो है एक और नाम जाना जाता है, जिसको हूल विद्रोह भी कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था। अब इनमें से 4 विद्रोह का नाम दिया है, संथाल विद्रोह, बिरसा विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1875 में झारखंड में फूटा था। कौन सा विद्रोह था? तो चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। देखिए 46 ना, देवघर जिले में रोहिणी गांव में सैनिक विद्रोह के साथ में जो है झारखंड में 1857 का विद्रोह फूट पड़ा था। और 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र हजारीबाग, रांची, चुटूपालू की घाटी थी। और चतरा, पलामू, चाईबासा में भी इसका जो है सारा कुछ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए गलती लिखा है, क्या क्या लिखा गलती? 1875 कर दिया। अगर ये 1857 कर देता, ठीक है, तो 1857 में कौन सा विद्रोह हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई इसका इनमें से कोई नहीं, ये सही आंसर हो जाएगा। सबका क्या है, समय अलग अलग है। बिरसा विद्रोह का अलग समय है, संथाल विद्रोह भी आपको हम बता दिए, तिलका मांझी विद्रोह आपको ईयर हम बता ही दिए। तो इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, समझ गए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी नामक संस्था कहाँ पर स्थापित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 48 नंबर में। ठीक है, देखिए आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48 सवाल पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हितों के विकास संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको अनुच्छेद से पूछा जा रहा है, यानी कि पॉलिटी से सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हितों के विकास संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो 48 ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 15 का 4 में। ठीक है, 15 का 4 में जो है जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हितों के विकास संबंधी प्रावधान किए गए हैं। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात मतलब यहाँ से जो माल भेजा जाता है झारखंड राज्य से किसी दूसरे जगह भेजा जाता है, इसमें से कौन सी फसल है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पपीता। ठीक है, क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य में जो है सबसे अधिक निर्यात होने वाला जो फल है, ठीक है, वो कौन सा है? पपीता हो जाएगा। अच्छा, झारखंड में पूछ दे कि इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका उत्पादन सबसे अधिक जो है पलामू प्रमंडल में होता है। ठीक है, पलामू प्रमंडल की हम बात कर रहे हैं, समझ गए ना। कौन सी निर्यात फसल है? तो यहाँ फसल के जगह पर अगर यदि हम लोग फल कर दें, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कर दें तो सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण फल कौन सा है? तो पपीता का सबसे अधिक यहाँ से उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 50 नंबर पूछ रहा है कि झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर बताना है इसका। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? 50 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 ईस्वी। ठीक है, इसको बनाया गया था। अगला सवाल है आपका 52। सवाल में पूछ रहा है कि झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा था? अब झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा था? 51 ऑप्शन ये, सोना कर नागपुरी। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो देखिए जेएससीए स्टेडियम झारखंड स्टेट क्रिकेट काउंसिल एसोसिएशन जो है, इसका जो है पहला जो मैच इसमें जो हुआ था वो क्रिकेट कब मैच जो खेला गया था, कब खेला गया था? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा 19 जनवरी 2013 ईस्वी को। ठीक है, कब खेला गया था? 19 जनवरी 2013 ईस्वी को पहला क्रिकेट मैच इसमें खेला गया था। अगला सवाल देखिए 53 पूछ रहा है कि संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। जो संथाल की जो लोक कथा होते हैं इसमें अधिकतर पात्र जो होते हैं किसकी होते हैं? तो 53 का ऑप्शन सी, पशु का हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, संथालों की अधिकतर लोक कथाएं जो है पशुओं पर आधारित होती है और इसके ऐतिहासिक संघर्षों का बोध होता है और इनकी लोक साहित्य जो है बहुत ही समृद्ध होते हैं। अगला सवाल है 54, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का ऑप्शन डी, पूरनमल के द्वारा। ठीक है, पूरनमल, देखिए देवघर स्थित भगवान शिव के जो मंदिर है इसका निर्माण जो है राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। और पूरनमल जो थे तत्कालीन बिहार के गिद्धौर नामक स्थान के राजा थे। ठीक है, कहाँ के राजा थे? गिद्धौर के राजा थे पूरनमल, इन्होंने ही मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य के किस शहर में एक संग्रहालय है जहां जनजातीय जीवन की अनेक वस्तुएं एवं पाल शासकों के समय के अवशेष सुरक्षित हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची में।
देखिए झारखंड के जनजातीय शोध संस्थान संग्रहालय रांची में स्थित है और यह संग्रहालय पाल शासक के समय से आदिम जनजातीय और ऐतिहासिक धरोहरों से संबंधित है और इसकी स्थापना जो है 1935 ईस्वी में की गई थी। क्लियर हो गया। 56 में देखिए आपसे पूछ रहा है कि संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था। अब झारखंड का एकमात्र भाषा है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, वो भाषा का नाम क्या है, संथाली। लेकिन इसको अनुसूची में कब शामिल किया गया, 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया वो कब शामिल किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 2004 ईस्वी में इसको किया गया था। कब किया गया था, 2004 में। देखिए संथालों की जो प्रमुख भाषा संथाली है जिसे 2004 में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसके लिए संसद में जो 92, ठीक है, 92वां जो नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ और 2003 में इसको पारित किया गया था, ठीक है, और लागू किया गया 2004 में 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत से। अगला सवाल है आपका, झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। 57 सही उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलामू का अभयारण्य, ठीक है। ये जो पलामू अभयारण्य है ये झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगर यदि इसका क्षेत्रफल आपको पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना तक है, ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका क्षेत्रफल अगर यदि आपको पूछा जाए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका क्षेत्रफल आपको पूछा जाए तो 794.33 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर में, ध्यान रखिएगा, लगभग 800 पकड़िए इसको, एग्जैक्ट आपको पूछा जाए तो इतना मार दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर कौन कौन सी जो है जानवर पाया जाता है, तो यहाँ पर हाथी है, बाघ है, सांभर है और भी अन्य प्रकार की जो है जीव जंतुएं यहाँ पे पाई जाती है। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए 58, हो ग्रामर जिसका जो लिखावट हुआ था 1915 में हुआ था, किसने लिखा था। हो ग्रामर जो है किनके द्वारा लिखा गया था, सही उत्तर हो जाएगा लियोनल बरो के द्वारा। लियोनल बरो के द्वारा हुआ था, जिसका प्रकाशन जो है 1915 ईस्वी में हुआ था। 59 आपको सवाल पूछा जा रहा है 59 में कि एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, जिसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ था, किसने लिखा है, सही उत्तर हो जाएगा 59 का ऑप्शन सी, ठीक है, गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा इस पुस्तक का जो है पुस्तक को लिखा गया है। 60 नंबर सवाल देखिए, झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक लिखित साहित्य किस भाषा में मिलता है। 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा कुड़ुख का। झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक लिखित भाषा साहित्य जो है कुड़ुख का मिलता है। अगला सवाल देखिए, किस भाषा के साहित्य में अधिकांशतः राजा रानियों, राजकुमार और राजकुमारियों आदि की कथाएं मिलती है। 61 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा खोरठा में, ठीक है, क्या हो जाएगा खोरठा में, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है अधिकांशतः क्या होता है राजा रानी का जो है चर्चा हुआ रहेगा या फिर राजकुमार या फिर राजकुमारियों आदि का चर्चा मिलेगी इनकी कथाओं में, खोरठा की जो कथाएं होती है इसमें। अगला सवाल देखिए, किस भाषा का साहित्य बहुत कम मिलता है। किस भाषा का साहित्य बहुत कम मिलता है, सही उत्तर हो जाएगा कुड़माली का, ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा कुड़माली का। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सिधो कान्हू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। 63 सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, दुमका जिला में। सिधो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका जिला में स्थित है। देखिए अगर यदि आपको पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1992 ईस्वी में, ठीक है, कब हुआ था 1992 ईस्वी में। कब इसकी स्थापना हुआ 1992 ईस्वी में। किस विश्वविद्यालय को तोड़ करके मतलब किस विश्वविद्यालय को जो है उसका कुछ पाठ को अलग करके जो है इसको बनाया गया था, तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय उसी के पाठ से हटा करके जो है सिधो कान्हू विश्वविद्यालय बनाया गया था 1992 में। 64 देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण माना जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण माना जाता है। 64 ऑप्शन सी भूमिज बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 65 में देखिए पूछ रहा है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा 65 का ऑप्शन डी, ठीक है, 12 जुलाई 1960। कब हो जाएगा 12 जुलाई 1960 ईस्वी में जो है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला सवाल 66 है, अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसदा का संबंध किस खेल से है।
66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तीरंदाजी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चूंकि झानो हांसदा का संबंध जो है तीरंदाजी खेल से है। झानो हांसदा जो है 2006 में तीरंदाजी के क्षेत्र में एशियन चैंपियन में स्वर्ण पदक और विश्व कप तीरंदाजी में स्वर्ण पदक, टीम स्पर्धा में रजत पदक जो है इन्होंने जीत चुका है। समझ गए? तो झानो हांसदा का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी आपको सही आंसर कर देना है। अगला सवाल देखिए 67 पूछ रहा है कि झारखंड के कितने जिलों में गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना लागू है? 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जिलों में। ठीक है, 67 का जो है 22 जिले ऐसे हैं जहां पर गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना लागू है। अगला सवाल है झारखंड में कौन सा अभ्यारण्य जो है अरण्य प्रभाग का बृहत्तम प्रभाग संरक्षित अरण्य है? अच्छा, ये हम अभ्यारण्य पढ़ रहे थे, फिर से एक बार सवाल को पढ़ते हैं। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम प्रभाग संरक्षित अरण्य क्षेत्र से है? 68 का ऑप्शन बी सारंडा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 69 पूछ रहा है कि झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जो है लाभार्थी किसान को प्रति एकड़ कितनी सहायता प्रदान की जाती है? झारखंड कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत जो है प्रति एकड़ अगर यदि हम बात करें सहायता राशि की तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 5,000 रुपया। ठीक है, जो सीधा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में आते हैं। ठीक है, क्या होता है? डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसान के खाते में आते हैं। अगला सवाल देखिए 70 नंबर, खुदिया बियर योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? खुदिया बियर योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? सही उत्तर हो जाएगा भूमि को सिंचित करना, इसी क्षेत्र से है। खुदिया बियर योजना जिसका लागू जो है 2016 ईस्वी में हुआ था और भूमि को सिंचित करने हेतु लक्ष्य निर्धारण से संबंधित है। अगला सवाल आपका है 71, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो सही उत्तर आपको देना है 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति। ठीक है, किससे हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति। चलिए अगला सवाल। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो आप बता पाएंगे? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य आपको बता देते हैं। देखिए मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 युवाओं को विदेशों में मास्टर्स या फिर एमफिल फुल डिग्री प्रोग्राम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ से जो है 10 छात्र जो है बाहर में जाकर के पढ़ सकेंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो है पॉलिसी को लागू किया गया था। अगला सवाल आपका देखिए समर अभियान का संबंध किस चीज से है? समर अभियान का संबंध किस चीज से है? सही उत्तर हो जाएगा महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान से। ठीक है, महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक उत्थान से है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा रुकिए इसमें। देखिए यहाँ पे हम फिर से इस प्रश्न में थोड़ा सा लौटना चाहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। देखिए समर अभियान का संबंध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे इसमें। देखिए क्या यहाँ पे हो जाएगा महिलाओं में कुपोषण की समस्या का उन्मूलन से और बच्चों में कुपोषण की समस्या के उन्मूलन से। ठीक है, तो समर अभियान का संबंध इससे था। देखिए बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण व अनीमिया की समस्या के उन्मूलन हेतु राज्य सरकार द्वारा 1000 दिनों यानी कि 3 वर्षों के लिए समर अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो कुपोषण और एनीमिया जो बीमारी वगैरह कुछ कुछ होते हैं उन लोगों को उसको हटाने से, उसका इलाज करने से। अगला सवाल देखिए आपको पूछ रहा है कि टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 73 का ऑप्शन डी 73 का ऑप्शन बी टेल्को का वर्तमान में जो है टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? जो टिस्को कंपनी है इसको लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवा मुंडी जो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, और गुरु महसानी जो उड़ीसा में है, यहाँ से इनको क्या है लौह अयस्क प्राप्त होती है। किसको? टिस्को को। ठीक है, टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो नोवा मुंडी और गुरु मिसानी से। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
75 में आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? 75 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टाटा कंपनी। ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा सा ना विस्तार में बताना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये गलत दिए गए हैं। सवाल यहाँ कुछ और है और ऑप्शन यहाँ पे कुछ और सेट किया गया है। ठीक है, हम इसको फिर से आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार में समझा देते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर समझिएगा, ये सारे ऑप्शन क्या हैं, चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ठीक है, मिस्टेक से इसमें बुक में छपा होगा। तो देखिए इसका 75 का जो सही आंसर हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना सिंदरी में अवस्थित है। ठीक है, पहला जो पंचवर्षीय योजना था इसमें सिंदरी में इसको स्थापना किया गया था और यह देश का जो है तीसरा सबसे बड़ा कारखाना है और इस उद्योग की स्थापना फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। 1951 में कहाँ पर किया गया था? सिंदरी में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? सिंदरी में। चलिए अगला सवाल देखिए, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात जो है नागवंशी शासन में निम्नलिखित में से किसे प्रति उत्तरदायी हो गए? ठीक है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? 76 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना काउंसिल का। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलते ही जो है इसके पश्चात क्या हो गए? नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। अगला सवाल 77 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? अब यहाँ पे तेनुघाट, पतरातू, बोकारो और चंद्रपुरा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा जो आपका हो जाएगा 77 का ऑप्शन बी, पतरातू, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र रांची के पतरातू में अवस्थित है और इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी बिजली की उत्पादन क्षमता की बात करें तो यहाँ पे 840 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता है। किसकी? पतरातू की। स्थापना कब हुई? 1973 में। कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है? 840। झारखंड का कितने नंबर पे ये आता है? तो 1 नंबर पे आता है। क्लियर। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी में निम्न में से किस क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया था? स्वराज पार्टी में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा, इनका नाम है, को सौंपा गया था? ठीक है, तो सही उत्तर 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, संथाल परगना का कार्यभार। ठीक है, अगला सवाल देखिए 79 पूछ रहा है कि केंद्रीय वन्य प्राणी परिषद का गठन कब हुआ था? 79 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। अगला सवाल है तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का नाम क्या है? तोपचांची अभ्यारण्य जो है इसके मध्य जो है खूबसूरत सा झील है और इस झील का आपको नाम बताना है। तो इस झील का नाम है हरी पहाड़ी। ठीक है, क्या है? हरी पहाड़ी, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित आपसे पूछा जाए तो धनबाद जिला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? धनबाद जिला में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में, तोपचांची झील की। ठीक है, पर्यटन स्थल बनाया जाता है तो 1978 में इसको बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, काइनाइट का भंडार कहाँ पर स्थित है? 81 जो है पूछ रहा है कि काइनाइट का भंडार जो है कहाँ पर स्थित है? तो लापसाबुरु एक जगह है जहाँ पे काइनाइट का भंडार है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ से प्रतिवर्ष जो है लगभग 28,000 टन काइनाइट का खनन होता है और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो ताप निरोधक ईंट बनाने में होता है। ठीक है, ताप निरोधक ईंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है 82 में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य आपका कोडरमा जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोडरमा में। और कोडरमा में ही आपका एक और है तिलैया डैम। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तिलैया डैम भी कहाँ पर है? कोडरमा में है। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई और यह अभ्यारण्य जो है करीब 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
और जब बाद में इसका झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ था उस टाइम इसका कुछ क्षेत्र जो है कहाँ चला गया, बिहार के गया जिला में चला गया था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है 83, झारखंड में उच्च शिक्षा में डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की थी। अब जो लोग हजारीबाग में पढ़े होंगे उनको संत कोलंबस कॉलेज के बारे में पता होगा। मैक्सिमम आदमी तो हजारीबाग में पढ़ते ही हैं। देखिए इसकी स्थापना जो है ना, अच्छा ये बता देते हैं कि झारखंड के पहला डिग्री कॉलेज भी इसको माना जाता है। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है SPG ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है। 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रांची में। ठीक है, कहाँ पर, रांची में। SPG ब्लाइंड स्कूल झारखंड के रांची शहर में स्थित है। अगला सवाल 85 पूछ रहा है कि 1988 ईस्वी में बेल्जियम में FCAP और ब्रिटेन में AIP की एसोसिएशनशिप में निम्नलिखित में से किसे मिली थी। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सचिन दा को। 85 ऑप्शन ए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने एक खास विषय बिजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिरेन ठाकुर ने। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 87 में कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी कोडरमा जिला में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या सबसे कम है। अगला सवाल है झारखंड की शिमला के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची को झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं 89 की ओर। पूछ रहा है कि झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, अब ये सवाल तो भी पूछेगा नहीं। तो हालांकि इसका सही आंसर हम लोग जान लेते हैं। 89 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से। ठीक है, ये 2020 का सवाल है। तो ये करंट अफेयर्स का क्या हुआ, टाइम एक्सपायर हो गया, तो ये प्रश्न भी पूछेगा नहीं। अगला सवाल है झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो 90 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नेतरहाट को। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। और नेतरहाट में एक हिल स्टेशन भी है और ये जो है लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, अगर यदि इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 3622 फीट के ऊपर हिल स्टेशन यहाँ पे स्थापित किया गया है। क्लियर है, तो इसमें हम लोग कितना प्रश्न को देख लिए झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न। अगला पार्ट अगर यदि आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और पास में जो बेल आइकन बन रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आप उसको आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।